अब सवाल ये है दीपक बोहरा जी कि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि जब प्रधानमंत्री यहाँ इटली में जाएंगे उनका स्वागत होगा, और कल जिस तरह से एक नमस्ते वायरल हुआ कि वहां की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कैसे नमस्ते के साथ स्वागत कर रही हैं, मुझे वो तस्वीर इंटरेस्टिंग इसलिए लगी क्योंकि भारतीय संस्कृति की एक जो झलक उसमें दिखती है। नॉर्मल आप जो प्रोटोकॉल देखते हैं दीपक बोहरा सर, आप बेहतर जानते हैं, इट्स अ हैंडशेक, और वो कैसे बदल गया है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ ये मोदी इफेक्ट है, लेकिन ये भारत इफेक्ट है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। दीपक बोहरा जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है। एक तो मुबारक देता हूँ, आपके नए स्टूडियो में पहली बार आया हूँ, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू सर, बुलाया है अपने कार्यक्रम के लिए। 51 साल हो गए मुझे कूटनीति में, और ये कोविड के बाद मैं जो देख रहा हूँ परिवर्तन आया है। अब ये ग्रीटिंग दुनिया भर में जाती है। एक चीज़ आपको और बताता हूँ इटली के बारे में। बाय द वे, जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, ये योगा प्रैक्टिस करती हैं, और इटली में से 3 में से 1 लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं, और 3 में से 1 लोग शायद अब आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड्स इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। मैम, G7 का थोड़ा सा अगर आप मुझे मौका दें तो मैं समझा देता हूँ, करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देखते हैं। ये G7 की शुरुआत हुई थी मिड-70s में। आई वॉज इन्वॉल्व, आज कई मीटिंग्स में मैं बैठा हूँ। तो मैं 1973 का मॉडल हूँ, 73 साल की मेरी उम्र है, और मैंने वहाँ पे देखा था कि इसकी शुरुआत हुई थी श्वेत घर, व्हाइट हाउस की लाइब्रेरी में। इसको लाइब्रेरी ग्रुप कहते थे। उस समय निक्सन ने रिज़ाइन कर दिया था, ऑयल प्राइस शॉक हुआ था, महंगाई बढ़ती जा रही थी। तो अमेरिकी जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे उस समय, उसने 6 लोगों को बुलाया, बोला कि टाइगर लोग आइए लाइब्रेरी में बैठ के फैसला करते हैं कि आगे कैसे जाना है, क्योंकि जो एक्सचेंज रेट फिगर बहुत समस्या, बहुत टर्मोइल था। उसके बाद फिर ये G7 डेवलप हुआ। 2008 में फिर से समस्या हुई, और फिर ये जो महारथी थे साथ, इन्होंने कहा कि भाई अब हमसे नहीं संभाला जाता, अब भारत को भी बीच में लाइए, इस देश को भी लाइए, उस देश को भी लाइए, उनसे भी पूछिए। सो भारत अब 20 साल हो गए हैं कि हम बराबर वहाँ जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इतना सम्मान होता है, मैंने तो खुद देखा है कि ये 5वीं बार है कि वहाँ गए हैं। क्या फ़ायदा होता है? भारत की आवाज़ सुनी जाती है, क्योंकि मैम अब वो पॉसिबल नहीं है कि आप अपने घर का ताला बंद करके रहिएगा। ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। हम बताना चाहते हैं कि जो निर्णय आप लोग करेंगे, हमारे ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। हमें सारी दुनिया कहती है यू आर द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, और जितना गर्व आपको है, जब भी आपने बताया नमस्ते का, मुझे उतना ही गर्व होता है। 3 अफ्रीकी देशों में मैं वो हमें फ़ोन करके कहते हैं, मैं अब बात कर रहा हूँ मिनिस्टर्स की, हु कॉल मी एंड से मिस्टर एम्बेसडर, जहाँ तक हमारे विकास का रोल मॉडल का सवाल है, हमारी चॉइस है भारत। और मैं जवाब देता हूँ, यही है राइट चॉइस बेबी। अगर आपने भारत को चुना है, हम कभी धोखा नहीं। देखिए, मैं एक बार एक और बड़ी खबर बताऊं, और चेतन आप प्लीज विजुअल्स ऐसे ही रखिए जरा। बड़ी खबर यह है कि रूस यूक्रेन जंग के बीच इटली में यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जेलेंस्की के साथ बैठक के बाद जो नरेंद्र मोदी ने कहा है वो इंपॉर्टेंट है। कूटनीति बातचीत से ही शांति आएगी, संवाद से शांति कायम होनी चाहिए, संवाद से शांति कायम होनी चाहिए। अब व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग, मैं इसलिए ये कहती हूं कि एक ऐसा समूह है रत्नाकर जी जो कि रूस विरोधी समूह है, लेकिन उसमें भारत को निमंत्रण है। भारत यहां जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी नहीं, भारत यहां जा रहा है। मैं आपके लिए कह दूं, और आप मुझे लगता है सहमत होंगे मेरे साथ, लेकिन उसमें यह कहना कि भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष छुट्टी मनाने चले गए, यहां पर एक डिबेट हो रही है, यहां पर समस्याएं हैं, लेकिन वो छुट्टी पर निकल गए। कांग्रेस पार्टी के ऐसे जब बयान आते हैं तो रत्नाकर जी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप मेरे साथ इस बात को लेकर सहमत होंगे कि वो बतौर भारत के प्रतिनिधि और भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर गए हैं, और ऐसे दौरों से बहुत कुछ हासिल होता है। निश्चित तौर पे कुछ न कुछ हासिल होता ही होगा, तभी वो जा रहे हैं वहां पर। अच्छा, हासिल होता ही होगा। वैसे ये बात सही है कि वो उन्होंने अभी मंत्रिमंडल बनाया, एक साझा सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, और अभी संघ प्रमुख ने बोला मणिपुर 1 साल से जल रहा है। बेहतर होता वो एक बार मणिपुर का दौरा करके जाते, या मणिपुर को देख के जाते। किसी के जाने जा, जैसे आप बोल रही थी कि उन्होंने नमस्ते किया, नमस्ते उनकी सदाशयता का प्रतीक है, उसे नरेंद्र मोदी से क्यों जोड़ के देखते हैं? आजकल मूलतः समस्या क्या है कि नरेंद्र मोदी से जितने लोग आशाएं लगाए बैठे हैं अभी भी आपने बताया ना कि किसी से आप कह रही थी कि दोबारा चुना जाना मुश्किल होता है। छोटी पॉपुलेशन है मैडम वहां पे, वहां चीजें बहुत जल्दी फैलती हैं। यहाँ देखिए ना, मैंने पहले भी बोला
कि नरेंद्र मोदी ये तय करते हैं कि इस बार किस स्टेट को झांसा देना है। इस बार उन्होंने उड़ीसा को दिया। उड़ीसा में जाके बोला कि श्री रत्न के भंडार पर तमिलनाडु का आदमी बैठा है आईएएस। और आप सोचिए कि उड़िया नहीं बैठा है, तमिलनाडु का बैठा है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में प्रदेश की चाबी सौंपेंगे जो तमिलनाडु के व्यक्ति को रखता है। तमिलनाडु जाके क्या कहा? तो मेरा तमिलनाडु से बचपन का रिश्ता है, मैं तमिलनाडु का हूं और मैं बताऊं तमिलनाडु को नंबर 1 बनाऊंगा। और माननीय सुचारिता जी, मेरे एक प्रोफेसर ने कल मुझे फोन करके कहा कि गुजरात ने 2 लोग दिए जिन्होंने देश का नेतृत्व किया। एक महात्मा गांधी जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, और एक नरेंद्र मोदी जिन्होंने सच नहीं बोला कभी। तो आप चाहे जितना ग्लैमराइज करते रहिए, रत्नाकर आपकी जी, इच्छा। मैं आपसे ये उम्मीद कर रही हूँ कि आज के दिन जब हम इंटरनेशनल इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं, वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं। मैं जानती हूँ कि आप मानना ना चाहें, लेकिन ही इज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर।